हेलो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 10th एक्सप्रेस पे। देखिए आज जो हम लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले, इतिहास की दुनिया, और इसका चैप्टर 2 जो कि समाजवाद और साम्यवाद ये स्टार्ट कर चुके थे, जिसका पार्ट 1 वीडियो जो है 10th एक्सप्रेस के प्लेलिस्ट पे हिस्ट्री वाले सेक्शन में जाके आप लोग देख सकते हैं। वहां से पार्ट 1 तक वहां पे हम लोग जाने थे समाजवाद के बारे में। किसके बारे में जाने थे? समाजवाद के बारे में। फिर हम लोग जाने थे साम्यवादी के बारे में, तो हम लोग जो है समाजवाद के बारे में पढ़े। फिर जो है औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो है समाज जो है 2 वर्गों में बट गया था, उन 2 वर्गों के बारे में पढ़े थे। और आज का जो क्लास हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में, जो कि साम्यवाद होगा। आज की क्लास में क्या हम लोग पढ़ेंगे? साम्यवाद। इससे पहले जो है हम लोग समाजवाद के बारे में पढ़ लिए हैं, उसमें जो है यूटोपियन समाजवादी के बारे में पढ़े हैं। अब देखिए समाजवादी विचारधारा में जो है वैज्ञानिक विचारधारा में जो है कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इन्हीं से रिलेटेड है साम्यवाद। क्या है? साम्यवाद, जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के का जनक माने जाते हैं, और इन्हीं से जो है साम्यवाद की शुरुआत होती है। देखिए साम्यवाद भी जो है सेम जैसे हम लोग जो है समाजवाद के बारे में पढ़े वही है, सिर्फ ये जो है वैज्ञानिक ढंग से जो है इनको जो है खोजा गया, मजदूर के बारे में जो है सोचा गया, यानी कि इनको जो है रियल लाइफ में जो है लाया गया, लागू किया गया। जबकि यूटोपियन जो है एक काल्पनिक थी, उन्होंने जो है सिर्फ सोचा है कि नहीं, उन्होंने जो है अपनी बातें को जो है किताबों तक रखा। लेकिन कार्ल मार्क्स क्या कर रहे हैं, ये जीवन में भी उतार रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? जीवन में भी उतार रहे हैं। तो देखिए हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे इतिहास के चैप्टर 2, जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। क्या नाम है चैप्टर 2 का? समाजवाद एवं साम्यवाद। और इसमें जो हम लोग को पढ़ना है साम्यवाद के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? साम्यवाद। तो देखिए साम्यवाद भी एक ऐसी विचारधारा है, साम्यवाद भी एक ऐसी विचारधारा है जिसमें क्या होगा, समाज में सभी लोगों को बराबरी का अधिकार मिले। समाज में सभी लोगों को क्या मिले? बराबरी का अधिकार मिले। यानी कोई भी जो है अमीर गरीब ना हो, कोई भी अमीर गरीब ना हो, कोई भी ऊंच नीच का भेद ना हो, तो समाज में जो है सबको बराबर का अधिकार मिले। यही क्या कहलाता है? साम्यवाद कहलाता है, जो कि समाजवाद में भी हम लोग पढ़े थे कि यह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें किसी भी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए, यानी कि समाज में सबको जो है बराबर का हिस्सा दिया जाए। जबकि समाज में सभी को क्या दिया जाए? समाज में बराबर को हिस्सा दिया जाए। और वस्तु के उत्पादन पे जो है सभी लोगों का बराबरी का अधिकार हो। सभी लोगों का क्या हो? बराबरी का अधिकार। तो कहने का अर्थ देखिए यहाँ पे समझेंगे हम लोग साम्यवाद के बारे में। तो हम लोग को मोटा मोटी किसके बारे में समझना है? साम्यवाद के बारे में। तो देखिए साम्यवाद का अगर हम लोग अर्थ निकाले, साम्यवाद यानी कि समानता का वादा बोल सकते हैं। समानता का वादा, कि ये भरोसा दिलाता है कि समाज में जो है सभी लोग को जो है समानता यानी कि बराबर है। समाज में सभी लोग जो है वो क्या है? बराबर है। सभी लोग क्या है? बराबर है। कोई एक दूसरे का जो है क्या कर रहा है? कोई एक दूसरे से भेदभाव नहीं कर रहा है, एक दूसरे का शोषण नहीं कर रहा है। सभी जो है एक दूसरे से क्या कर रहा है? बराबरी का रख रहा है। क्योंकि देखिए कोई भी अगर उत्पादन होगा, किसी चीज का हम लोग उत्पादन करेंगे, तो वो चीज किसी एक व्यक्ति विशेष के हाथों में न रहकर बल्कि वो पूरे समाज के हित में होना चाहिए। बल्कि वो पूरे किसके हित में रहना चाहिए? समाज के हित में। तो वही क्या कहलाएगा? साम्यवाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? साम्यवाद। जैसे कि हम लोग जो है एक फैक्ट्री की बात करते हैं। किसका बात करते हैं? फैक्ट्री का। या फिर हम लोग जो है जमीन का बात करते हैं। ये सब संसाधन पे क्या होता है, मोटा मोटी कोई एक व्यक्ति विशेष जाके जो है पूरा हथिया लेता है, और बाकी सबके साथ क्या करते हैं? बराबरी का अधिकार नहीं देते हैं, उनके साथ शोषण करते हैं। तो कहने को मतलब ये फैक्ट्री हो या फिर जमीन हो, तो जैसे जिसको सुविधा हो सबको क्या होना चाहिए? बराबर मिलना चाहिए। तो यही कहलाता है साम्यवाद। यही क्या कहलाता है? साम्यवाद। यानी कि सबको बराबर का हिस्सा देना। सबको क्या देना? बराबर का हिस्सा देना। साम्यवाद कहने का मतलब समानता का वादा। सबसे क्या किया जाता है? समानता का वादा, यानी कि बराबर, सबको बराबर मान के चला जाएगा, चाहे वो फैक्ट्री में हो या फिर जमीन का बात हो, सबको चाहिए। तो जिसको जो आवश्यकता के अनुसार हो सबको मिलना चाहिए। ये नहीं कि एक के पास जो है बहुत ज्यादा चीज है और वही जो है अपने आप को जो है पूंजीपति समझे, अपने आप को जो है श्रेष्ठ व्यक्ति समझे, और बाकी सब मजदूर के साथ जो है शोषण करे। तो वही जो शोषण हो रहा था, तब जो है समाजवादियों का जन्म हुआ, और उसमें से हम लोग को पढ़ना है साम्यवादी। और इसके बारे में जो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, जिनका नाम है कार्ल मार्क्स। साम्यवादी विचारधारक जो थे कार्ल मार्क्स थे। कौन थे? कार्ल मार्क्स। तो अभी आप लोग जो ये समझे होंगे, तो यहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं साम्यवाद के बारे में। किसके बारे में नोट कर सकते हैं? साम्यवाद यानी कि ऐसी विचारधारा जिसमें समाज में सभी लोगों को बराबरी का अधिकार मिले। समाज में सभी लोगों को क्या मिले? बराबरी का अधिकार। समाज में कोई अमीर गरीब
या ऊंच नीच का भेदभाव न हो। समाज में कोई भी अमीर गरीब या ऊंच नीच का भेद न करे। कोई भी व्यक्ति जो है समाज में किसी के साथ ना अमीरी गरीबी ना ऊंच नीच ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? साम्यवाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? साम्यवाद। यानी कि सभी व्यक्ति को जो है बराबर का अधिकार मिले। सभी व्यक्ति को क्या मिले? बराबर का अधिकार। तो वो क्या कहलाएगा? साम्यवाद। और साम्यवाद यानी कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स। जो कि चलिए देखते हैं अब हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में। किसके बारे में अब देखेंगे हम लोग? कार्ल मार्क्स के बारे में। देखिए, आधुनिक समाजवाद का जनक जो है कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। आधुनिक समाजवाद के जनक किनको कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। और कार्ल मार्क्स का जन्म जो होता है 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में। जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में इनका जो है एक यहूदी परिवार में जन्म होता है। और इनके जो पिता होते हैं हेनरी मार्क्स। इनके पिता का क्या नाम होता है? हेनरी मार्क्स, जो प्रसिद्ध एक वकील थे। इन्होंने 1843 ईस्वी में अपने बचपन के मित्र जेनी से विवाह किया। अब देखिए 1844 ईस्वी में इनको जो है फ्रेडरिक एंगेल्स के साथ मित्रता होती है, जो मित्रता जीवन भर चलती है। और इनके साथ मिलकर जो है इन्होंने समाजवादियों का घोषणा पत्र जारी किया। इससे पहले हम लोग जान ले, ये जो रूसो और मोंटेस्क्यू के विचारों से जो है प्रभावित थे। इनका जो है राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में बहुत अध्ययन किया इनका विचारों का। और ये जो है हीगल के विचार से भी जो है प्रभावित थे। इन्होंने साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया फ्रेडरिक एंगेल्स के साथ मिलके। और इन्होंने जो है 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नाम का जो है पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों का जो है बाइबल कहा जाता है। यानी कि दास कैपिटल को समाजवादियों को क्या कहा जाता है? बाइबल। तो चलिए हम लोग देखते हैं कार्ल मार्क्स के जीवनी के बारे में। किसके बारे में देखते हैं हम लोग? कार्ल मार्क्स के जीवनी के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कार्ल मार्क्स के जीवनी के बारे में। तो देखिए यहाँ पे कार्ल मार्क्स लिख दिए हैं, कार्ल मार्क्स। और आप लोग देखेंगे पहला पॉइंट जो कार्ल मार्क्स के बारे में है, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत में ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ। तो इनका परिवार जो होता है, जन्म होता है किस परिवार में होता है? यहूदी परिवार में। और आप लोग जन्म याद रखेंगे कार्ल मार्क्स का 5 मई 1818 ईस्वी। 5 मई 1818 ईस्वी को जो है कार्ल मार्क्स का जन्म होता है। कहाँ होता है? तो जर्मनी का जो क्षेत्र होता है राइन प्रांत। क्या होता है? राइन प्रांत। और ये राइन प्रांत के ट्रियर नगर में जो है कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ, वो भी यहूदी परिवार में। दूसरा पॉइंट देखेंगे आप लोग कार्ल मार्क्स के बारे में। इनके पिता का नाम हेनरी मार्क्स। इनके पिता का क्या नाम था? हेनरी मार्क्स, जो एक प्रसिद्ध वकील थे। और इन्होंने अपने बचपन के मित्र जेनी से 1843 ईस्वी में विवाह किया। 1843 ईस्वी में अपने बचपन के मित्र जेनी से विवाह किया। और इन्होंने जो है राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास पर मोंटेस्क्यू जो कि विधि का आत्मा, आप लोग पढ़े होंगे मोंटेस्क्यू की पुस्तक जो है विधि की आत्मा। और रूसो जो पूर्ण परिवर्तन चाहते थे फ्रांस में, इन्होंने जो है फ्रांस की क्रांति में बहुत ज्यादा योगदान दिया बौद्धिक के रूप में, के विचारों का जो है इन्होंने अध्ययन किया। और ये जो थे हीगल के विचारों से प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स जो थे हीगल के विचारों से जो है काफी प्रभावित थे, क्योंकि इन्होंने जो है मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की। तो मार्क्स देखे जो है बोन विश्वविद्यालय में जो है विधि की शिक्षा ग्रहण की। और ये जो थे मोंटेस्क्यू रूसो के विचारों का जो है अध्ययन किया। और ये हीगल के विचारों से प्रभावित थे। प्रभावित थे। देखिए इनकी जो है मुलाकात 1844 में, कितना में? 1844 में फ्रेडरिक एंगेल्स के साथ इनकी जो है मुलाकात हुई 1844 में। अब इनकी मित्रता जो है बहुत ही गहरी होती गई और ये मित्रता जो है जीवन भर चली। और फ्रेडरिक एंगेल्स के जो है रचनाओं या सामाजिक सुधारों से जो है ये काफी प्रभावित हुए, उनके विचारों को जो है समझे। और उनके विचार को देखते हुए इन्होंने
श्रमिक वर्ग के हितों के बारे में सोचना शुरू किए, उनके कष्ट का अध्ययन किए, उनके रहन सहन का जो है अध्ययन किए। तो ये जो थे फ्रेडरिक एंगेल्स, इनके मित्र थे, इनसे गहरा मित्रता हो गई और इनके सामाजिक विचार हो गए या फिर रचनाएं हो गए, इन सब चीज़ों से जो है या फिर इनके फ्रेडरिक एंगेल्स के जो है विचार हो गए, सामाजिक विचार हो गए या रचनाएं हो गए, इनका जो है गहन करके अध्ययन करके मजदूरों के हितों को सोचे समझे और उनका कष्ट के बारे में जो है बहुत ज़्यादा सोचे, और तब जाके जो है एक इन्होंने जो है कार्ल मार्क्स अपने मित्र फ्रेडरिक एंगेल्स के साथ मिलकर 1848 कितना में 1848 में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किए, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, आधुनिक समाजवाद का जनक जो है साम्यवादी घोषणा पत्र को कहा जाता है। आधुनिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? साम्यवादी घोषणा पत्र को। तो आप लोग याद रखेंगे, आधुनिक समाजवाद का जो है जनक किसको कहा जाता है? साम्यवादी घोषणा पत्र को। अगला पॉइंट आप लोग देखिएगा, क्या मार्क्स ने 1867 में दास कैपिटल, क्या है दास, देखिए दास मतलब वही सर्वेंट, नौकर, श्रमिक, दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। जिसे समाजवादियों का क्या कहा जाता है? बाइबल कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, दास कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। दास कैपिटल जो है नामक पुस्तक की रचना वो कौन करते हैं? कार्ल मार्क्स के द्वारा होता है। और दास कैपिटल को जो है साम्यवादियों का जो है बाइबल कहा जाता है। साम्यवादियों की बाइबल जो है दास कैपिटल है। तो आप लोग याद रखिएगा, दास कैपिटल की रचना कौन किया? तो कार्ल मार्क्स की। और समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। और लास्ट में लिखा हुआ है, कार्ल मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा जो है ग्रहण की, यानी कि लॉ का पढ़ाई जो है ये की। किसका पढ़ाई की? लॉ का। और लॉ का पढ़ाई पढ़ने के बाद जो है इनकी जो है मित्रता होती है फ्रेडरिक एंगेल्स के साथ 1844 में, और इनकी जो है रचनाओं से, सामाजिक सुधारों से जो है, विचारों से प्रभावित होकर जो है 1848 में इन दोनों ने मिलकर 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र जो है प्रकाशित किए, जिसे समाजवादियों का जो है जनक कहा जाता है। तो समाजवादियों का जनक किसे कहा जाता है? तो साम्यवादी घोषणा पत्र को। और यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को याद रखने की ये चीज है कि दास कैपिटल जो है किसकी रचना है? तो दास कैपिटल किसकी रचना है आप लोग बताएंगे। तो ये जो है दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स की रचना है, और दास कैपिटल को जो है समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। तो समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। तो आप लोग एक बार शॉर्ट में फिर से सुन लेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये कार्ल मार्क्स के बारे में, कार्ल मार्क्स की जीवनी के बारे में। यदि आप लोग को बोले लिखने के लिए तो आप लोग क्या लिखोगे? तो देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म जो 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ। ये लिख लेंगे आप लोग। फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट आप लोग जो है ऐड कर देंगे, इनके पिता का नाम हेनरी मार्क्स, जो पेशे से एक वकील थे, प्रसिद्ध वकील थे, फेमस वकील थे। इन्होंने जो है बोन विश्वविद्यालय से विधि की शिक्षा जो है ग्रहण किए, ये मोंटेस्क्यू और रूसो के विचारों से काफी प्रभावित हुए और इनका जो है अध्ययन किया, और ये हीगल के विचारों से भी जो है प्रभावित थे। 1844 में पेरिस में इनकी मुलाकात जो है फ्रेडरिक एंगेल्स के साथ हुई, और 1848 में इनके साथ जो है मिलकर साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किए, जिसे समाजवादियों का जनक कहा जाता है। अगला जो पॉइंट आप लोग लिखेंगे इसमें कि 1867 ईस्वी में इन्होंने दास कैपिटल की रचना की, जिसे समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है। और 1843 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने अपनी बचपन की मित्र, जो बचपन की मित्र होती है इनकी, जेनी से इनका जो है विवाह होता है, जेनी से ये विवाह कर लेते हैं, और ये जो है मजदूर के हितों के बारे में सोचते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है? तो वैज्ञानिक समाजवाद के जनक तो वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स हैं। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। तो आप लोग याद रखिएगा, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है? कार्ल मार्क्स है। तो ये था कार्ल मार्क्स के बारे में। अब इनके जो है सिद्धांतों के बारे में पढ़ना है, तो हम लिख लेते हैं, फिर आप लोग को जो है बताते हैं। अब जो देखेंगे हम लोग
कार्ल मार्क्स के सिद्धांत। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत, तो कार्ल मार्क्स ने क्या क्या सिद्धांत दिए, क्या क्या अपना जो है बातें रखें। तो चलिए पहला जो सिद्धांत है कार्ल मार्क्स का, वो पहला सिद्धांत के बारे में आप लोग देखेंगे कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, देखिए द्वंद्वात्मक कहने का अर्थ हो गया, ये जो है एक कोई विचार आता है समाज में, पहले क्या कोई एक विचार आता है, फिर वो विचार जो है लंबे समय तक चलता है, फिर वो विचार के में जो है कुछ विरोधाभास आते हैं। क्या आते हैं? विरोधाभास आते हैं उस विचार के विरुद्ध, और फिर जाके जो है उस पर जो है उंगली उठाई जाती है, और तब जो है संवाद होता है, तब जो है लोगों में क्या होती है? बातचीत होती है, और तब जो है समाज को बदला जाता है और समाज को है बनाया जाता है नए विचार से। तो आप लोग देखेंगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत में क्या कि समाज में बदलाव हमेशा विरोध और संघर्ष से होता है। हमेशा जो है विरोध और संघर्ष से होता है। यदि हमारे लिए जो है कोई चीज है, यदि वो हमारे लिए अच्छे नहीं है, और यदि हम लोग जो है उसका जो है जबरदस्ती फॉलो कर रहे हैं, तो वो चीज को हम लोग को क्या करना है? विरोध करना है। वो चीज को हम लोग को क्या करना है? विरोध करना है और संघर्ष करना है। उसके लिए क्या करना है? लड़ना है कि नहीं? विरोध करके उसके लिए क्या करना है? संघर्ष करना है। तब जाके जो एक नया समाज बनेगा, तब जाके एक नया समाज बनेगा। कहने का अर्थ ये हो गया कि देखिए कितना सारा ऐसे कुरीतियां होती हैं जिनसे जो है आम जनजीवन में जो है बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और वो विचार जो है हम लोग पे जो है थोप दिया जाता है। यदि वो विचार अच्छे ना हो तो उन्हें हम क्या करेंगे? विरोध करेंगे और संघर्ष करेंगे, जिससे जो है नया समाज बनेगा। और ये जो विचार था, ये जो विचार था ये रूसो का था। किनका था? रूसो का। और रूसो के बाद जो है अध्ययन करके जो आगे बढ़ा रहे हैं वो कौन है? कार्ल मार्क्स। क्योंकि रूसो के विचारों से जो है कार्ल मार्क्स प्रभावित थे। रूसो के विचारों से कार्ल मार्क्स क्या थे? प्रभावित थे। वहीं दूसरा पॉइंट आप लोग देखेंगे, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, देखिए इसका अर्थ हो गया कि समाज का इतिहास हमेशा अमीर यानी कि पूंजीपति और गरीब यानी कि मजदूर वर्ग के संघर्ष से बना है। इन दोनों के संघर्ष से बना है। यानी कहने का मतलब मजदूरों यानी कि गरीबों के साथ बहुत ज्यादा क्या हुआ है? शोषण हुआ है। बहुत ज्यादा क्या हुआ है? शोषण हुआ है। और ये शोषण किनके द्वारा हुआ है? तो पूंजीपतियों के द्वारा हुआ है। और ये जो शोषण हुआ है किनके द्वारा हुआ है? पूंजीपतियों के द्वारा। और इन दोनों के बीच जो है संघर्ष हुआ है। यानी कि ये जो मजदूर वर्ग किसके विरुद्ध किए संघर्ष? तो पूंजीपति के विरुद्ध। पूंजीपति के विरुद्ध क्या किए? संघर्ष किए, आवाज उठाए। तो जो है इस संघर्ष से भी क्या होगा? नया समाज का निर्माण होगा, समाज जो है बदलेगा। यानी कि समाज का इतिहास हमेशा जो है इन्हीं दोनों पे जो है बोल रहा है कि संघर्ष से बना है। समाज जो है का इतिहास जो है इन्हीं दोनों के संघर्ष से बना है। अगला जो देखेंगे हम लोग, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, देखिए इस इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में आप लोग क्या बताएंगे? तो देखिए समाज में बदलाव विचारों से नहीं, समाज में बदलाव जो है विचारों से नहीं बल्कि आर्थिक और भौतिक स्थितियों से आती है। बल्कि जो है आर्थिक और भौतिक स्थितियों से आती है। समाज में जो है बदलाव विचारों से नहीं, सिर्फ विचार से नहीं, यानी कि विचार आ गया उसको हम अमल ही नहीं करें, सिर्फ विचार रहने से काम तो नहीं चलेगा। उसके लिए जो है आर्थिक रूप से पैसा भी चाहिए। आर्थिक रूप से क्या चाहिए? पैसा भी चाहिए। कुछ संसाधन भी हमें जो है होनी चाहिए। भौतिक स्थिति भी जो है हमें होनी चाहिए। और ये सब इन दोनों स्थिति से ही जो है क्या होगा? इतिहास जो है बदलेगा, समाज का जो है बदलाव होगा। समाज का क्या होगा? बदलाव। तो आप लोग देखेंगे समाज का बदलाव जो है विचारों से नहीं। जैसा कि विचार के बारे में आप लोग देख सकते हैं कि यूटोपियन समाजवादी सब जो है सिर्फ और सिर्फ क्या किए थे? विचार किए थे कि हम एक ऐसा समाज बनाएंगे जिसमें जो है सब मिलजुल कर रहे, जिसमें सब क्या हो? मिलजुल कर रहे, कोई किसी का शोषण न करे, कोई किसी का शोषण न करे। तो ये सब इन्होंने इन सभी जो है विचार दिए। सिर्फ इनके पास जो है आर्थिक और भौतिक कहीं ना कहीं स्थिति नहीं होंगी, तभी जो है इन सभी से जो है बदलाव नहीं हो। लेकिन हाँ, ये विचार को आगे बढ़ाने का काम जो है सीख लेके वही गलती न करके आगे बढ़ाए कौन? कार्ल मार्क्स बढ़ाए। कौन बढ़ाए? कार्ल मार्क्स जो है इन परिस्थितियों को भी रखे, स्थितियों को भी रखे आम जनजीवन में, और तब जाके जो है समाज का जो है बदलाव हुआ। अगला जो देखेंगे आप लोग 4 नंबर, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य। मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, इसके बारे में आप लोग देखेंगे। देखिए मजदूर जितना काम करता है उसका पूरा लाभ पूंजीपति जो है ले जाते हैं। पूंजीपति ले जाती है।
ले जाते हैं जिससे शोषण होता है। जिससे क्या होता है? शोषण होता है। मूल्य में अतिरिक्त मूल्य में आप लोग समझेंगे इस सिद्धांत में क्या बोला गया कि देखिए मजदूर जितना कार्य करता है, मजदूर जो है जितना कार्य करता है उसका पूरा लाभ जो है पूंजीपति ले जाता है। पूरा लाभ जो है पूंजीपति ले जाता है। एक छोटा सा हिस्सा जो है वो मजदूर के लिए छोड़ जाता है। एक छोटा सा हिस्सा किसको देता है? मजदूर को। और सारा का सारा लाभ जो है कौन लेके चला जाता है? पूंजीपति ले जाता है। जैसे कि आप लोग जो है ठेकेदार के बारे में सुने होंगे, वो कितना सारा मजदूर को अपने अंदर में रखता है कि नहीं, और मजदूर कितना मेहनत से जो है सारा कार्य को संपन्न करते हैं, और मजदूर का जो है अधिकतर अमाउंट जो है राशि है वो पैसा वो ठेकेदार ले लेता है। ठेकेदार इससे क्या होता है? पूंजीपति हो गया, वो और अधिक होते जाता है। और जो मजदूर वर्ग होते हैं, श्रमिक वर्ग होते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ घर चलता है, बाकी सेविंग नहीं हो पाती, जिनके कारण जो है वो और गरीब का गरीब हो जाते हैं, है कि नहीं। अनेक जगह पे जो ठेकेदार होंगे या फिर जो सबसे ऊपर होंगे वो क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा पैसा जो है वही खाते हैं, और जो ज़्यादा मजदूरी करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, जिनमें सबका योगदान होता है, उनको जो है नाम मात्र का पैसा दे दिया जाता है, जिनसे उनका सिर्फ और सिर्फ घर चलता हो। ठीक से घर भी नहीं चलता हो, जिससे तो शोषण तो होगा ही। वहीं हम लोग देखेंगे 5वां पॉइंट, और ये लास्ट पॉइंट है सिद्धांत का, राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। तो देखिए कार्ल मार्क्स ने बताया क्या हम लोग को? राज्यहीन और वर्गहीन, यानी कि कोई सरकार की व्यवस्था नहीं करनी है। यानी कि ऐसा, इसका मतलब हो गया न सरकार, यहाँ पे कोई सरकार न हो, और न कोई अमीर गरीब हो, न कोई अमीर गरीब हो, सब बराबर हो और शोषण खत्म हो। सब बराबर और शोषण खत्म हो। कहने का मतलब राज्यहीन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? राज्यहीन। सरकार भी हो लेकिन वो जो है सब बराबर हो, ये नहीं कि वो सारा धन लेके बैठ जाए। वहीं जो है वर्गहीन, समाज में कोई वर्ग ही न रहे, समाज में कोई वर्ग ही न रहे। वर्ग कहने का मतलब न कोई अमीर हो न कोई गरीब हो, यानी कि सब जो है बराबर हो, सब जो है एक समान हो। किसी को जो है इतना पैसा ना हो कि वो ज़्यादा अमीर हो जाए, और किसी को इतना पैसा की कमी ना हो जाए कि वो गरीब हो जाए। यानी कि सबको जो है प्राकृतिक संसाधन पे जो है बराबर का हिस्सा हो, और जो है शोषण खत्म हो जाए। शोषण क्या हो जाए? खत्म हो जाए। तो ये था कार्ल मार्क्स के सिद्धांत। ये क्या था? कार्ल मार्क्स के सिद्धांत। तो आप लोग फिर से देखेंगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, तो इसके बारे में आप लोग देख लेंगे क्या इसके बारे में लिखे हुए हैं। फिर वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, और तीसरा जो है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। चौथा देखेंगे आप लोग मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, और पांचवा है राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। तो ये था कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के बारे में जो हम लोग को पढ़ना है। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज के ऐतिहासिक विकास के मुख्य 6 चरण है। मुख्य 6 चरण है। देखिए कार्ल मार्क्स जो है सामाजिक संगठन में भी परिवर्तन लाया, और इतिहास के 5 चरण अब तक है, और छठा जो चरण है वो आने वाला है। और इस प्रकार कार्ल मार्क्स ने जो है बताया कि ऐतिहासिक जो है विकास के 6 मुख्य चरण है। ऐतिहासिक विकास के जो है मुख्य 6 चरण है। तो पहला चरण देखते हैं, आदिम साम्यवादी युग। आदिम साम्यवादी युग, तो इसके बारे में आप लोग समझिए कि जब सभी संसाधन साझा थे, जब सभी संसाधन साझा थे, निजी संपत्ति कोई विचार नहीं था, निजी संपत्ति का कोई विचार नहीं था। कहने का मतलब जब जो है सृष्टि का निर्माण ही हुआ था, तब जो है सभी संसाधन सबका था, सभी संसाधन पे जो है सबका अधिकार था, और निजी संपत्ति का कोई विचार ही नहीं था, निजी व्यक्ति का कोई जो है विचार ही नहीं था। फिर जो है दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग, दासता युग। और समाज में दासता प्रथा शुरू हुई, दासता प्रथा शुरू हुई। कुछ लोग मालिक बनने लगे और बाकी जो है दास, और कुछ लोग जो है वही संसाधन पे कब्जा करने लगे, और कुछ लोगों को जो है दास बनाने लगे। तो कुछ मालिक बनने लगे और कुछ दास बनने लगे। वहीं तीसरा जो देखेंगे हम लोग, सामंती युग। तो देखिए भूमि पर जमींदारों का अधिकार था, भूमि पर जमींदारों का अधिकार था। किसानों के लिए काम करते थे, और किसान जो है जमींदारों के लिए जो है काम करते थे। तो आप लोग देखेंगे सामंती युग में तो भूमि पर जो है धीरे धीरे जमींदार का जो है तो देखिए सामंती युग में भूमि पर जमींदारों का अधिकार होने लगा, और किसान उनके लिए जो है कार्य करने लगे, काम करते थे। किसान जो है जमींदारों के लिए कार्य करते थे। कहने का अर्थ जो है भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा जो है जमींदारों के पास रहता था, और यही जमीन पे जो है
किसान जमींदारों के लिए जो है कार्य करते थे, काम करते थे। अगला जो देखेंगे आप लोग, पूंजीवादी युग आया। कौन सा युग आया? पूंजीवादी युग। तो पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ और मजदूर जो है पूंजीपतियों के लिए काम करता है। पूंजीपति जो है के लिए जो है मजदूर कार्य करता है। तो पूंजीपतिवादी युग में समझे आप लोग कि पूंजीपति वर्ग जो है का उदय हुआ और मजदूर वर्ग इनके लिए जो है कार्य करता है। मजदूर वर्ग जो है इनके लिए काम करता है। पांचवा देखेंगे आप लोग, समाजवादी युग। समाजवादी, यही जो चैप्टर में हम लोग पढ़े, समाजवादी और साम्यवादी। तो देखिए, मजदूर वर्ग सत्ता में आता है। इसमें जो है मजदूर वर्ग सत्ता में आता है और उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण हो जाता है। और उत्पादन के साधनों पर जो है समाज का जो है नियंत्रण हो जाता है। किसका नियंत्रण हो जाता है? समाज का। वही जो है इसी का जो है लेटेस्ट वैज्ञानिक तौर पे साम्यवादी युग। कौन सा युग? साम्यवादी युग, जो कि छठा चरण है। और ये है वर्गहीन समाज, कोई किसी के साथ शोषण नहीं करे, सभी संसाधन जो है एक दूसरे में जो है लोग मिलजुल कर दोहन करें। और यही था क्या? साम्यवादी युग। यही है क्या? साम्यवादी युग, जो कि कार्ल मार्क्स के अनुसार जो है छठा युग आने वाला है, जिसका नाम था साम्यवादी युग। ये कौन सा युग था? साम्यवादी युग। तो आप लोग देखिए, पहला युग के बारे में, आदिम युग, यानी कि शुरुआत से ही। देखिए, शुरुआत में जब मानव जाति की जो है विकास हुई, तो वहां पे तो सभी संसाधन पे सबका अधिकार था। सबका अधिकार था, यानी कि सभी संसाधन जो है सब में बराबर जो है बटा हुआ था। और निजी संपत्ति, किसी के पास जो है निजी संपत्ति नहीं था, क्योंकि लोग जो है मिलजुल के रहते थे और एक जगह फिक्स नहीं रहते थे लोग। आदिवासी लोग जो है, आदिम, देखिए आदिवासी यानी कि जो बहुत पुराने समय से पृथ्वी पे रहते आ रहे हैं, यानी कि इनका जो है किसी एक क्षेत्र पे जो है अधिकार नहीं होता था। ये खुद अदल बदल के जो है रहते थे, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। तो इस कारण जो है कभी निजी संपत्ति नहीं बनी, कोई विचार नहीं हुआ और सभी संसाधन पे जो है सबका अधिकार था, इक्वली सबका अधिकार था। वहीं दूसरा आप लोग देखें, दासता का युग। देखिए, समाज में दास प्रथा शुरू हुई। समाज में दास प्रथा शुरू हुई, लोग जो है मालिक बनने लगे। कुछ लोग जो है मालिक बनने लगे और ये मालिक के यहाँ ही जो है ये दास, दास कहने का मतलब जो है नौकर, जो है कार्य करने लगे। पैसे के लिए हो या फिर अपने जो है आजीविका के लिए हो, कार्य करने लगे। और यहाँ से जो है स्टार्ट होता है दासता का युग, जिसमें जो है कुछ लोग मालिक बनते हैं और बाकी जो है दास बनते हैं। अगला जो देखेंगे आप लोग, थर्ड नंबर, सामंती युग। तो सामंती युग में देखिए, भूमि पर जमींदारों का अधिकार हो गया। भूमि पर जमींदारों का अधिकार था और किसान जो है उनके लिए काम करते थे। तो इसे क्या बोलते हैं? सामंती युग। और चौथा पॉइंट आप लोग देखेंगे, पूंजीवादी युग। देखिए, पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ और मजदूर वर्ग उनके लिए जो है कार्य करता था। पूंजीपति वर्ग का पैसा जिनके पास ज्यादा होते थे, वो पूंजी में निवेश करते थे, यानी कि फैक्ट्रियां खोलते थे और उन फैक्ट्रियों में जो है मजदूर कार्य करते थे। किनके लिए? पूंजीपति वर्ग के लिए। और इसमें जो है ज्यादा से ज्यादा फायदा किसका होता था? तो पूंजीपति वर्ग का। अगला जो देखेंगे आप लोग, साम्यवादी युग। तो साम्यवादी युग में देखेंगे मजदूर वर्ग सत्ता में आता है। साम्यवादी में क्या होता है? मजदूर वर्ग, यानी कि सबको जो है बराबर का हिस्सा दिया जाए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। तो मजदूर वर्ग सत्ता में आता है। उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण होता है। उत्पादन के जितने साधन होते हैं उस पर समाज का नियंत्रण होता है। और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप लोग, साम्यवादी युग। और नेक्स्ट पॉइंट आप लोग जो है सबको बराबर मिलता है, यानी कि समाज में एक ऐसा वर्ग का उदय करना था जिसमें जो है सभी जो है मिलजुल कर रहे, कोई किसी का शोषण न करे, कोई किसी के साथ भेदभाव न करे। और चलिए, ये था साम्यवादी युग। अगला जो हम लोग देखते हैं, कार्ल मार्क्स का प्रसिद्ध नारा। तो देखिए, कार्ल मार्क्स का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो देखिए, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास होने के लिए अपनी बेड़ियों के अलावा और कुछ नहीं है। तुम्हारे पास होने के लिए अपनी बेड़ियों के अलावा और कुछ नहीं है। मार्क्स का नारा आप लोग देखेंगे, कार्ल मार्क्स क्या बोले कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ,
तुम्हारे पास खोने के लिए अपनी बेड़ियों के अलावा और कुछ नहीं है। यानी खोने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारी ये जो बेड़ियां हैं, जो पूंजीपति जो है जिन्हें जगड़ के रखी हुई है, तुम्हारे साथ जो है शोषण कर रहे हैं। तो ये था कार्ल मार्क्स का प्रसिद्ध नारा। और हम लोग देखते हैं अगला, कार्ल मार्क्स का जो है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, कार्ल मार्क्स तथा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, इस टॉपिक के अंदर हम लोग देखते हैं कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ जो है 1864 में, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ जो है 1864 में 1864 में जो है स्थापना हुई। और इसका श्रेय जो है कार्ल मार्क्स को जाता है, और इसका श्रेय जो है किसको जाता है? कार्ल मार्क्स को। तो 1864 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई, जिसका श्रेय किसे जाता है? कार्ल मार्क्स को जाता है। कार्ल मार्क्स ने मजदूरों को बताया कि अपनी मुक्ति वे खुद ही हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उनको खुद लड़ना है, उनकी खुद की समस्या है, तो अपनी मुक्ति वे खुद ही हासिल कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या बताएं कार्ल मार्क्स? जब तक उत्पादन के साधन निजी हाथों में रहेंगे, जब तक उत्पादन के साधन निजी हाथों में रहेंगे, मजदूर की हालत नहीं सुधरेगी, मजदूर की हालत जो है नहीं सुधरेगी। तो कहने का अर्थ हो गया, जब तक जो है उत्पादन के साधनों का निजी हाथों में रहेगी, उत्पादन की हालत नहीं सुधरेगी, निजी यानी कि किसी एक व्यक्ति विशेष के हाथ में रहेंगी, तो वो जो है मजदूरों की हालत में नहीं सुधरेगी। ये क्या करना होगा? ये सरकार के अंदर लेना होगा, इसे सार्वजनिक करना होगा। इसे क्या करना होगा? सार्वजनिक, जिसके कारण जो है मजदूर वर्ग की हालत जो है सुधरेगी। और नारा क्या दिया कार्ल मार्क्स जो है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ में? कर्तव्य के बिना अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। देखिए, अधिकार के बिना जो है कर्तव्य नहीं, और कर्तव्य के बिना जो है अधिकार नहीं, ये नारा दिया कार्ल मार्क्स। अगला देखते हैं हम लोग, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ, सेकेंड इंटरनेशनल। तो आप लोग देखेंगे सेकेंड इंटरनेशनल जो है 1889 ईस्वी में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई, और इसमें जो है 1 मई को मजदूर दिवस और 8 घंटे कार्य दिवस की मांग की गई। और इसमें जो है 1 मई को मजदूर दिवस मनाने की बात हुई, और 8 घंटे जो है कार्य दिवस की मांग हुई। तो आप लोग याद रखेंगे मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 मई को मनाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, मजदूर दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे 1 मई को याद मनाया जाता है। वहीं अगला पॉइंट देखते हैं, तो द्वितीय संघ ने सैन्यवाद, युद्ध और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया। तो द्वितीय संघ ने सैन्यवाद, युद्ध और राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अधिकार पर जोर दिया, इन सब अधिकारों को जो है आगे बढ़ाया। इन संघों ने मजदूर आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती मिली। इस संघ से जो है मजदूर आंदोलन को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती और उम्मीद मिली। यानी पूरा इंटरनेशनल, पूरा दुनिया को उन्होंने जो है बताया कि मजदूरों के साथ कितना शोषण हो रहा है। और तब से जो है 1 मई 1890 1 मई 1890 को जो है पूरा यूरोप और अमेरिका में जो है हड़ताल और प्रदर्शन शुरू हो गए। और 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। और इस तरह जो है हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में पूरा पढ़ लिए हैं। अगले जो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 1917 की बोल्शेविक क्रांति, 1917 की बोल्शेविक क्रांति पढ़ेंगे, इसके कारण पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो आज हम लोग जो है कार्ल मार्क्स के बारे में जो है पूरा पढ़ लिए हैं आज की क्लास में। तो आप लोग को ये क्लास कैसा लगा? आप लोग का ये क्लास कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें, और हमारे इस क्लास को लाइक भी करें। मिलते हैं आप लोग से